हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ओसीएम चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। 20 से 24 मार्क के लिए आने वाला ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त और मजेदार है। हमारी इस सीरीज में हम लगातार इस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन कवर करते जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि हम पिछले कुछ वीडियोस में बैंकिंग सर्विस को कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में अपन इंश्योरेंस इस बिजनेस सर्विस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जरूर 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 पूरी सीरीज को यार लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यार बैंकिंग सर्विसेज के वीडियो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं। कुछ 4 वीडियोस में हमने बैंकिंग सर्विस को कवर किया, जिसमें हमने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक तक सारा आंसर जो है आईएमपी वाला कवर किया है। आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस की। जी हाँ, इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस सर्विस होती है, क्योंकि यार हर बिजनेसमैन रिस्क तो लेता ही है और रिस्क थोड़ा बहुत भी कम हो जाए तो बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो यार फाइनेंशियल लॉस को कम करने में मदद करती है और रिस्क का कवर आपको देती है। चलिए डिटेल में इसी के बारे में आज के वीडियो में जानते हैं। जी हाँ, व्हाट इज इंश्योरेंस एग्जैक्टली? तो इट इज अ मींस ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। एक प्रकार का क्या है ये? प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। कोई भी पूछे व्हाट इज इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। यहाँ कैसा जरिया है जिसके जरिए फाइनेंशियल लॉस से आप बच सकते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरीली यूज्ड टू हेज अगेंस्ट द रिस्क। हेज अगेंस्ट द रिस्क बोले तो रिस्क से लड़ने के लिए, रिस्क से टक्कर लेने के लिए और रिस्क को कमती करने के लिए। यार कंटिंजेंट और जो अनसर्टन लॉस होता है ना, जो अचानक से आ जाता है, कोई ऐसी अनटूवर्ड घटना घट जाती है जिसका हमें अंदाजा ही नहीं था, ऐसी घटनाओं से आपको पार करने के लिए इंश्योरेंस होता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन insurer and insured, whereby the insurance company, that is the insurer, agrees to compensate the insured against the loss। यानी जो कंपनी होती है जो जिसका आप इंश्योरेंस ले रहे हैं ना, वो आपसे वादा करती है कि यार जब भी कुछ ऐसा होगा ना, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए द इंश्योर्ड हैज टू पे सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट, हैज टू पे सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ईएमआई के रूप में, प्रीमियम के रूप में आपको पैसे भरने हैं टाइम टू टाइम टू द इंश्योरेंस कंपनी। एलआईसी जैसी कंपनियां हैं, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनियां, ऐसी अलग अलग कंपनीज हैं इंडिया में। आज ढेर सारी इंश्योरेंस कंपनी हैं जो ये रिस्क कवर का काम करती हैं। तो चलिए एक एक करके आज समझते हैं कि यार इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं और क्या क्या खास बातें हैं जो आपको इंश्योरेंस के बारे में पता होनी चाहिए। जी हाँ, बेसिक टर्म्स इन इंश्योरेंस। सबसे पहला तो यार एकदम कॉमन, एकदम बेसिक है, इंश्योर्ड। कौन होता है इंश्योर्ड? द पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टेन लॉसेस। वह व्यक्ति जो इंश्योरेंस लेता है, वह व्यक्ति जो रिस्क को कवर करने के लिए पॉलिसी खरीदता है ना, उसे इंश्योर्ड कहते हैं। यार उसी को प्रोटेक्शन मिलता है। इंश्योर्ड इज नोन एज अश्योर्ड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ही इज द पॉलिसी होल्डर, ही इज द पॉलिसी होल्डर, ही इज द पॉलिसी होल्डर। बात करें आगे दोस्तों, तो अगला पॉइंट है इंश्योरर। ये कंपनी है ना छोटू, द फर्म और पर्सन हु अग्रीज टू कंपेंसेट, द फर्म और पर्सन who agrees to compensate the insured against losses for consideration. Insurer is known as assurer in case of life insurance contracts because he is bound to get the sum assured। यानी कहीं ना कहीं इंश्योरर वो है जो यार कुछ ना कुछ पॉलिसी के बदले में देने वाला है। विल गेट सम अश्योर्ड ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। जी हाँ, तो भैया कहीं ना कहीं इंश्योरर यानी कंपनी आप समझ लीजिए, फर्म आप समझ लीजिए, वो पर्सन समझ लीजिए जो इंश्योरेंस दे रहा है, और इंश्योर्ड वो है जो इंश्योरेंस ले रहा है। बात करें अगले टर्म की, तो यहां पर है प्रीमियम। भरना तो पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ देना भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस जब आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेते वक्त आप अग्री करते हैं कि आप प्रीमियम भरेंगे, और ये प्रीमियम ईएमआई के रूप में, हफ्तों के रूप में आप देते रहते हैं। द कंसिडरेशन यानी ईएमआईज या आपका पेमेंट्स फॉर विच द इंश्योरर अग्रीज टू इंश्योर
द इंश्योर्ड, इट इज पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योर्ड। कई केसेस में ये लमसम पेमेंट में किया जाता है, कई पॉलिसीज के अंदर ये थोड़ा थोड़ा करके भरा जाता है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम डिसाइड होता है दोनों के बीच में, दोनों पार्टीज अग्री करती हैं और फिर ये प्रीमियम जो है वो शुरू हो जाता है। बात करें दोस्तों पॉलिसी की, तो यार जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, The contract between the insured and insurer is called as the policy। सिंपल वर्ड्स हैं, पहले ये समझ लेते हैं फिर आंसर पे जाते हैं। क्लेम की बात करें तो ये शब्द भी आपको पता होना चाहिए, इट इज डिमांड। क्लेम बोले तो डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू कंपेंसेट फॉर द लॉस अकर्ड ड्यू टू मिसहैप। बोले तो क्या कि हमने पॉलिसी ले ली थी, हमने पॉलिसी ले ली थी रिस्क कवर करने के लिए, हम रेगुलर प्रीमियम भर रहे थे और फाइनली वो दिन आ गया जिसका किसी को इंतजार नहीं था। एक ऐसी घटना घट गई, मतलब आग लग गई, गोदाम में सारा सामान जो है जल के राख हो गया। अब हम बोलेंगे अरे हाँ इंश्योरेंस तो लिया था, इंश्योरेंस लिया था तो हम क्लेम करेंगे कि भैया देख अब वो दिन आ गया है, आपको रिस्क का कवर देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, आपने तो रिस्क उठाया था, हमारे को मदद करने वाले थे। तो वो होता है क्लेम, जो कि जो इंश्योर्ड होता है ना वो करता है कि यार डिमांड करता है कि मेरे को अब पैसा दो, थोड़ा कंपेंसेशन दो, मेरा बहुत नुकसान हो गया है। तो दोस्तों इसी को क्लेम कहते हैं। बात करें प्रपोजल की, तो ये आखिरी शब्द यहां पर आपको समझना है, इट इज रिटन रिक्वेस्ट। क्या है ये? रिटन रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी जो हमारा इंश्योर्ड होता है ना वो कंपनी को बोलता है कि भाई मेरे को पॉलिसी दो लिखित में। सब्जेक्ट मैटर, ये एक और शब्द है, इट रेफर्स टू सब्जेक्ट और एंटिटी विच इज इंश्योर्ड, जैसे लाईफ, प्रॉपर्टी, कार्गो, शिप। ज्या वस्तूचा आपण इन्शुरन्स काढतो आहे, ज्या वस्तूचा आपण इन्शुरन्स किंवा लाईफचा आपण इन्शुरन्स काढतोय, तर ती लाईफ किंवा ती वस्तू किंवा कार्गो किंवा शिप त्यांना आपण म्हणतो सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज का इंश्योरेंस आप ले रहे हैं ना उसे सब्जेक्ट मैटर कहते हैं, विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट द पॉलिसी विच इज टेकन। तो ये कुछ टर्म्स थे, बेसिक टर्म्स जो इंश्योरेंस में आपको पता होने चाहिए। चलिए अब मुख्य आंसर पे आते हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स बोले तो उफ तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श, आहा उफ तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श। आंसर का नाम म्यूजिक। क्या है आंसर का नाम? म्यूजिक। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, आंसर का नाम म्यूजिक। कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का ये आंसर डिटेल में आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। म्यूजिक इस शॉर्ट कोड के माध्यम से पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ यू से अटमोस्ट गुड फेथ, एस से सब्रोगेशन का प्रिंसिपल है, आई से 2 हैं इंडेमनिटी और इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सी से भी 2 हैं कंट्रीब्यूशन और कॉजा प्रॉक्सिमा। तो कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स हैं, 7 उसूल, 7 आदर्श, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। आंसर का नाम म्यूजिक, आंसर का नाम म्यूजिक, आंसर का नाम म्यूजिक। आपके सामने चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। जी हां, सबसे पहले पॉइंट की यहां पर बात करूं दोस्तों, दिखने में बड़ा है लेकिन काफी आसान, मिटिगेशन ऑफ लॉस। क्या बोलती पब्लिक? मिटिगेशन ऑफ लॉस। जी हां दोस्तों, मिटिगेशन ऑफ लॉस। आपने इंश्योरेंस ले लिया तो ये नहीं कि बस आप बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरे, आपके सामने आपके गोडाउन में आग लग रही, गुड्स जल रहे हैं, आप बैठे हैं, क्यों? अरे इंश्योरेंस लिया है ना, जलने दो। अरे ऐसा नहीं होता है मेरी जान। याद रखिए दोस्तों, अगर नुकसान हो भी रहा है तो वह आप ही का हो रहा है और आपको हमेशा कोशिश करनी है कम से कम नुकसान हो। यही है मिटिगेशन ऑफ लॉस। एग्जांपल के जरिए बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे दोस्तों। फॉर एग्जांपल, अ हाउस ऑफ मिस्टर जयंत इज ऑन फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। आग लगी है घर में। इन दिस केस मिस्टर जयंत कैन नॉट रिमेन पैसिव, ऐसे ही नहीं बैठे रह सकते, एंड मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू सेव हिज हाउस फ्रॉम फायर। उसे बेस्ट कोशिश करनी है, फायर ब्रिगेड बुलाना है, पानी डालना है, कैसे भी करके आग को रोकने की कोशिश करना है। मिस्टर जयंत मस्ट बी एक्टिव एंड कैन नॉट वॉच हिज हाउस बर्न जस्ट बिकॉज हाउस इज इंश्योर्ड, जस्ट बिकॉज हाउस इज इंश्योर्ड। यार तुमने इंश्योरेंस ले लिया तुम्हारा काम हो गया, ऐसा नहीं है बॉस, आपको भी कोशिश करनी है। इसी को कहते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन शब्द का मीनिंग यही है, यू हैव टू बी एक्टिव इफ एनी मिसहैप इज हैपनिंग। इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस। क्या? मिनिमाइज द लॉस। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ म्यूजिक के अंदर पहला पॉइंट एम से आप समझ गए होंगे, बड़ा ही आसान सा
एम से मिटिगेशन ऑफ लॉस, अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, आंसर का नाम म्यूजिक, एम से मिटिगेशन ऑफ लॉस, एम से मिटिगेशन ऑफ लॉस। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको समझा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल से पढ़िएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। कई लोग मुझको पूछते हैं सर एग्जाम्पल नहीं लिखा तो चलेगा क्या? मैं बोलता हूं एग्जाम्पल तो पहला लिख, एग्जाम्पल से तू और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, एग्जाम्पल लिखना ही है यार। जरा भी फेकोलॉजी ठोकोलॉजी पे डिपेंड मत रहना, वो तो निकलती ही अपने आप एग्जाम के टाइम पे। लेकिन अगर आपको कंटेंट अच्छा डालना है ना, एग्जाम्पल जरूर लिखना। अटमोस्ट गुड फेथ की बात करते हैं, यू से आता है अटमोस्ट गुड फेथ, भरोसा। ये सोनू तुला माझ्यावर भरोसा नाही का? याद रखिए दोस्तों, भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अपने जैसे देश में, खास तौर पर इंश्योरेंस के मामले में। यार दोनों पार्टीज को एक दूसरे पे भरोसा रखना है, एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट रहना है। जो इंश्योरेंस ले रहा है उसे भी सारी बातें, कच्चा चिट्ठा सब कुछ बता देना है कंपनी को अपने बारे में, और जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसे भी कोई झोल झपाटा कोई छुपाना नहीं है अपनी पॉलिसीज, टर्म्स और कंडीशंस के बारे में। आपने कई बार ऐड में देखा होगा, एंड में बड़ा फास्ट फास्ट बोल देते हैं दिस पॉलिसी टर्म्स एंड ट्रेड। अरे भाई समझ में नहीं आया, आराम से बोलो। अटमोस्ट गुड फेथ यही चीज है, वो समझाता है कि यार दोनों पार्टीज को एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट रहना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, आपको कुछ बीमारी है, आप बता नहीं रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपको क्लेम नहीं देगी कंपनी। आप कंपनी है, आप किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं, तो यार आपको भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर बताने हैं कि यार कौन सी बीमारियां इस पॉलिसी में कवर्ड हैं। आदमी बीमार हुआ, हॉस्पिटल में लेटा हुआ, और फिर ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये वाला तो कवर नहीं था, ये वाला तो पॉलिसी में नहीं है भाई, इसका आपको खुद ही पैसा देना पड़ेगा, कंपनी नहीं देगी। भाई ये तो मेरे को मालूम नहीं था, मैं प्रीमियम भर रहा था। समवेयर और द अदर यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है? इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज मस्ट हैव अटमोस्ट गुड फेथ टुवर्ड ईच अदर। एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा फेथ होना चाहिए। जैसे ही यहां पर एग्जांपल में आप देख रहे हैं, एग्जांपल में मिस्टर शांतनु हैज नॉट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज हार्ट सर्जरी। शांतनु भाई साहब ने क्या किया, इंश्योरेंस लिया लेकिन अपनी हार्ट सर्जरी के बारे में बताया ही नहीं पॉलिसी लेने के समय। आफ्टर हिज डेथ, अब वो टपक गए बेचारे, चल दिए। इंश्योरेंस कंपनी कम्स टू नो अबाउट दिस फैक्ट, इंश्योरेंस कंपनी को पता चला अच्छा पहले से प्रॉब्लम था, अभी टपका पैसा चाहिए इसको। तो एज मिस्टर शांतनु हैज नॉट प्रोवाइडेड करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू गिव कंपेंसेशन टू हिज फैमिली। मना कर सकती है कंपनी। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल उसूल क्या है इंश्योरेंस का, तुम्हाला करेक्ट आणि कंप्लीट, काय करेक्ट आणि कंप्लीट, काय करेक्ट आणि कंप्लीट, काय करेक्ट आणि कंप्लीट इंफॉर्मेशन द्यावंच लागेल। दोनों को ही क्लियर, कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, अच्छे से इंफॉर्मेशन सारा एक दूसरे को बताना है। ये शब्द अंडरलाइन कर देना, मार्क कर देना, लिखने में काम आएगा। क्लियरली इंफॉर्मेशन बता दो, दोनों को एक दूसरे को बताना ही है। करेक्ट इंफॉर्मेशन बताओ और कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताओ, आधा अधूरा नहीं, कुछ छुपाना नहीं है। यही है अटमोस्ट गुड फेथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों म्यूजिक के एम और यू आपको समझ में आ गए। मिटिगेशन ऑफ लॉस, यू से अटमोस्ट गुड फेथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। म्यूजिक के अंदर अगला पॉइंट है सब्रोगेशन। क्या है बॉस? सब्रोगेशन। जी हाँ दोस्तों, यहां पर है ना भाई एकदम सिंपल मामला है। यहां पर है ना राइट ऑफ ओनरशिप के बारे में बात होती है। सब्रोगेशन का मतलब ही है, कहीं ना कहीं आपको समझना है कि यार एज पर दिस प्रिंसिपल आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपेंसेटेड फॉर द लॉस ड्यू टू डैमेज, एक बार भरपाई नुकसान की कर दी कंपनी ने, उसके बाद मालिकाना हक आपका नहीं, वो सब्रोगेट हो चुका है, दूसरे को जा चुका है। कैसे मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल बड़ा ही प्यारा है, आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा। मिस्टर ए जो था ना, उसकी एक बाइक थी, टू व्हीलर थी उसकी, चोरी हो गई बेचारे की गाड़ी, इट वॉज स्टोलन। जैसे ही चोरी हुई, इसने क्या किया, इसने पुलिस कंप्लेंट कर दिया, पुलिस कंप्लेंट किया। सब्सिक्वेंटली मिस्टर ए फाइल्ड अ कंप्लेंट इन लोकल पुलिस। अब क्या हुआ, पुलिस ने इसको ढूंढना चालू किया, सब कुछ हुआ, मगजमारी चालू है, पुलिस ढूंढ रही, अब तक कुछ अता पता नहीं है। लेकिन हमारे ए भाई साहब ने क्या किया, कंपनी को इंश्योरेंस भी लिया था गाड़ी का, तो वो क्लेम कर डाला। और अब क्या हुआ, कंपनी ने जो था कंपेंसेट कर दिया फुल्ली टू मिस्टर ए फॉर द लॉस ऑफ व्हीकल। मिस्टर ए को क्या मिला, इंश्योरेंस का पैसा मिल गया। बात बहुत सिंपल है, याद रखना। चोरी हुई गाड़ी, पुलिस कंप्लेंट हुई और फिर इंश्योरेंस क्लेम किया, इंश्योरेंस मिल गया।
लेकिन अब क्या होता है, लेटर ऑन स्टोलन व्हीकल वॉज रिकवर्ड बाय पुलिस। अब भैया मिस्टर ए गाड़ी लेने आएगी तो कंपनी क्या गाड़ी दे देगी? नहीं देगी ना। कंपनी बोलेगी अबे तेरे को तेरा हम लोग ने क्लेम दे दिया, पैसा दे दिया, अब तेरी गाड़ी पे कोई मालिकाना हक नहीं है, गाड़ी अब कंपनी की हो गई, इंश्योरेंस कंपनी का। वही बात है सब्रोगेशन की। इन दिस सिचुएशन द ओनर ऑफ द व्हीकल डज नॉट हैव एनी क्लेम ओवर द व्हीकल एज ही हैज ऑलरेडी सब्रोगेटेड। ऑलरेडी उसे पूरा अपना क्लेम मिल चुका है, दैट इज transferred the ownership, that is transferred the ownership rights of the vehicle to the company। तो इस प्रकार दोस्तों यही होता है सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एक बार आपका क्लेम जो है वो चुका दिया गया तो उसके बाद आपका कोई मालिकाना हक वहां पर नहीं बचता है। म्यूजिक के अंदर एस से प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आई से आसान सा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है गारंटी और अश्योरेंस। टू पुट द इंश्योर्ड इन सेम फाइनेंशियल पोजीशन इमीडिएटली प्रायर टू द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। बहुत सिंपल बात है दोस्तों। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि भाई हम कंपनी के तौर पर एक वादा कर रहे हैं कि यार नुकसान होने के बाद इमीडिएटली हम आपको कंपेंसेशन देंगे, जिससे आप वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। दोस्तों एग्जांपल बढ़िया है। इफ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर ₹2 लाख एंड इफ द लॉस बाय फायर इज 1 लाख देन द इंश्योर्ड कैन क्लेम कंपेंसेशन फॉर 1 लाख ओनली। यानी यार इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो पूरा आपको मिल जाएगा। अगर आपको नुकसान हुआ है लॉस बाय फायर 1 लाख का और आपने 2 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो आपको 1 लाख रुपए जो भरपाई है वो पूरी तरह से कंपनी दे देती है। तो यहां पर इंडेमनिटी का मतलब यही है कि यार हम गारंटी देते हैं, हम अश्योरेंस देते हैं, आपका रिस्क कवर कर लेंगे। और ये जो है ना ये लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये याद रखना, मार्क कर लेना। टू लाइफ इंश्योरेंस एज लॉस ऑफ लाइफ कैन नेवर बी मेजर्ड। तो यार कहीं ना कहीं फायर वाला नुकसान हुआ है, आग वाग लगी है, चोरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे में आपको वापस से सेम पोजीशन पे ला सकती है कंपनी पैसे देकर, मॉनिटरी आपको फायदा पहुंचाकर आपका रिस्क कवर किया जा सकता है। लेकिन आप ही टपक गए तो आपको थोड़ी अमराज से वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते ना। तो समवेयर और दी अदर इंडेमनिटी का जो प्रिंसिपल है ये लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल होता है। तो इंडेमनिटी बोले तो गारंटी, इंडेमनिटी बोले तो गारंटी। एक एक करके समझिए बॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस, एक्टिव रहिए, पैसिव मत रहिए, लॉस को कम करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए। यूज एटमोस्ट गुड फेथ, एक दूसरे को सब कुछ बता दीजिए, कंप्लीट क्लियर और एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा एस से हमने पढ़ा सब्रोगेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आई से अभी पढ़ा इंडेमनिटी बोले तो गारंटी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आंसर म्यूजिक, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। बढ़ते हैं आगे। आई से दोस्तों अगला पॉइंट आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेंस का प्रिंसिपल बोलता है ऐसी चीज का इंश्योरेंस लो जहां पर कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, मींस इन द सब्जेक्ट। ऐसी चीज होनी चाहिए ना सब्जेक्ट मैटर, जहां पर दोस्तों यार इंश्योरेंस का नुकसान मतलब जो इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति है ना उसको सब्जेक्ट मैटर से फर्क पड़ता है ना, तभी काम आपको मिलता है इंश्योरेंस का। यार वरना क्या फायदा। Insurable interest is applicable to all insurance. It is said to have insurable interest in subject matter when the existence, ये लाइन बहुत कीमती है, समझना इसको, when the existence of that subject matter puts the insured in financial risk। वो चीज के होने की वजह से आपको कोई फायदा होता है और ना होने की वजह से आपको नुकसान होता है ना, तो इसी को इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखना, समझेगा बॉस। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ, तो उसकी लाइफ उसके लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना, या उसकी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी उसके लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट। दूसरा, अ बिजनेसमैन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन गुड्स, तो गुड्स का इंश्योरेंस निकालेगा क्योंकि गुड्स के होने ना होने से उसको फर्क पड़ता है। ही डील्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ हिज बिजनेस। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू लाइफ इंश्योर्ड। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बिना इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब वो सब्जेक्ट मैटर जिसके होने और ना होने से आपको फर्क है। उम्मीद करता हूं दोस्तों एक और आई आपको यहाँ पर समझा होगा। हम पढ़ रहे हैं म्यूजिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। आखिरी पॉइंट, 2 बचे हैं, दोनों सी से ही हैं, बहुत ही प्यारे पॉइंट। सी से कंट्रीब्यूशन, मजेदार पॉइंट है और वंस अगेन एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझेगा। पर फिलहाल इंट्रो आपको देता हूं। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी।
सभी कॉन्ट्रैक्ट पर एप्लीकेबल है। जहां जहां इंडेमनिटी आती है लाइफ इंश्योरेंस करके, अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड कैन क्लेम कंपेंसेशन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस आइदर फ्रॉम वन इंश्योरर और फ्रॉम ऑल इंश्योरर। यहां पर है ना, और जितना आपने प्रीमियम वगैरह भरा है और जिस जिस जगह पर कई लोग क्या करते हैं कि जब सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है ना, जैसे 2 करोड़ का सामान पड़ा है, गुड्स 2 करोड़ के, अब एक कंपनी से नहीं 2-3 कंपनी से पॉलिसी लेनी पड़ी, और ऐसे में दोस्तों जब नुकसान होता है तो दोनों कंपनी से आप जो है अपना रिस्क कवर लेते हैं, आपका भरपाई लेते हैं, और दोनों कंपनी जो है कंट्रीब्यूट करती हैं उसके हिसाब से जितना आपने उनको प्रीमियम दिया है। वो लोग 2 करोड़ के हिसाब से नहीं देंगे, वो लोग किसके हिसाब से देंगे, आपने एक कंपनी से 1 करोड़ की पॉलिसी ली, दूसरे से 1 करोड़ की पॉलिसी, तो 1 करोड़ वाला 1 करोड़ के हिसाब से आपको भरपाई देगा और दूसरा 1 करोड़ वाला भी उस 1 करोड़ के हिसाब से भरपाई देगा। तो समवेयर और दी अदर आपको समझना है कि जिस कंपनी से जितनी पॉलिसी उसका उतना कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? यस, एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद आप पूरा क्लियरली समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मिस साइली इंश्योर्स हर प्रॉपर्टी ऑफ ₹2,50,000 विथ 2 इंश्योरर्स। 2 कंपनी से उसने 2.5 लाख की जो अपनी प्रॉपर्टी थी ना उसका इंश्योरेंस लिया। एक टी इंश्योरेंस कंपनी थी जिससे उसने 1 लाख का इंश्योरेंस लिया, और एक आर इंश्योरेंस कंपनी थी, टी से कितने का लिया 1 लाख का, और आर से कितने का लिया 1,50,000 का। तो इस तरह से उसने क्या किया, अपनी 2.5 लाख की प्रॉपर्टी का 2 जगह पे इंश्योरेंस लिया, एक से 1 लाख का और बाकी का 1.5 लाख का। समझे कि नहीं? इफ मिस साइलीज प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉयड, अब होता है घमासान, नुकसान हो जाता है, एंड द लॉस इज वर्थ ₹1,20,000। नुकसान कितने का हुआ? 1,20,000 का। अब देखना, बोथ इंश्योरेंस कंपनीज विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एक्चुअल लॉस दैट इज 1,20,000। तुमने उनसे जो हिसाब में पॉलिसी ली है ना उसके हिसाब से वो लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे, है ना। तो 10 कंपनी टी, जिससे टी से इन्होंने 1 लाख का लिया था, है ना, तो वो 1 लाख कितना है 2/5 है, तो वो 1,20,000 जितने का नुकसान हुआ है ना उसका 2/5 वो लोग देंगे, दैट इज 48,000। कितने का तूने पॉलिसी लिया था हमसे? 2/5 का, तो हम भी तेरे को नुकसान भरपाई 2/5 अमाउंट का देंगे, जितने का भी नुकसान हुआ है उसका 2/5। सिमिलरली जो दूसरी कंपनी है आर विल पे 72,000 दैट इज 3/5, क्योंकि उससे तुमने लिया था जो प्रॉपर्टी का तुम्हारा जो इंश्योरेंस था 1.5 लाख का, वो 3/5 था ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन, मेरे से जितने की पॉलिसी उतने का मेरा कंट्रीब्यूशन, नो फटीली नो एक्स्ट्रा, सिंपल। आई से सी से कंट्रीब्यूशन हमने यहां पर देख लिया। आखिरी पॉइंट की बात करें तो कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा बोले तो क्या, कॉज्ड बाय मोर देन 1 कॉजेज। नुकसान जो है ना जब एक से ज्यादा, नुकसान जब एक से ज्यादा घटनाओं से हुआ है, एक से ज्यादा रीजन से हुआ है, तो उसे कहते हैं कॉजा प्रॉक्सिमा। और ऐसे में द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ लॉस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो अल्टीमेट होता है ना, जो अल्टीमेट नुकसान होता है, जो अल्टीमेट कॉज होता है नुकसान का, उसे ही कंसिडर किया जाता है। द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट सम कॉजेज एंड नॉट अगेंस्ट ऑल कॉजेज। सिंपल है ना यार, मैंने फायर इंश्योरेंस लिया था लेकिन मेरा जहाज डूब के नुकसान हो गया, आग तो लगी नहीं, मैंने तो लिया था फायर इंश्योरेंस। तो ऐसे में आप जो रिस्क लेते हैं, जो रिस्क का कवर लेते हैं आप, उसी का आपको भरपाई मिलेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी बोलेगी ना, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी यार तूने पॉलिसी तो आग लगने का लिया है ना, डूब गया जहाज, उसका हम लोग क्लेम नहीं दे सकते। तूने यार टीबी का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, अब तेरे को दूसरा बीमारी हो गया है, उसका कवर हम लोग थोड़ी दे सकते हैं। समवेयर और दी अदर ये एक प्रिंसिपल का कॉजा प्रॉक्सिमा का ही मीनिंग है। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अ हाउस, एक घर था, विच वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ थेफ्ट। चोरी के लिए उसका इंश्योरेंस किया गया था। अब चोरी हुई भी, मजा आ गया, चोरी भी होगी। देखिए, देयर वाज अ थेफ्ट इन द हाउस एंड बिफोर लीविंग, चोर बोले आग लगा के जाते हैं ना यार, चोरी तो कर ही लिए ना, माचिस मार के निकल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं चोरों ने, सालों ने क्या किया, देयर वाज अ थेफ्ट इन द हाउस एंड बिफोर लीविंग द हाउस वाज सेट ऑन फायर बाय द थीव्स। अब जो इंश्योरेंस मांगेगा ना जब, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी भाई जो जलाए उसका हमारा कोई लेन देन नहीं है,
तो चोरी हुआ उसका हम लोग भरपाई देंगे क्योंकि हमारे से तूने पॉलिसी चोरी के बदले में ली। रिस्क कवर जो है वो आपको अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी मिलेगा। नाउ देयर आर टू कॉजेज ऑफ लॉस, थेफ्ट एंड फायर। द नियरेस्ट कॉज ऑफ लॉस वाज फायर एज द हाउस वाज इंश्योर्ड अगेंस्ट थेफ्ट एंड नॉट बाय फायर। The insured will not get any compensation from insurance company for loss by fire, but he will get the compensation for the property lost by theft. जो चोरी वोरी हुआ है ना उसकी भरपाई जरूर मिलेगी क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी उसी की थी, लेकिन जो दूसरा कॉस्ट था जहां आग लगी उससे जो नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं मिलने वाली। इसी को बोलते हैं कॉजा प्रॉक्सिमा, दैट इज द अप्रॉक्सीमेट कॉज, और वी कैन से जो कॉज था, जो इमीडिएट कॉज था, या हम कह सकते हैं द इंश्योर्ड विल नॉट गेट कंपेंसेशन फ्रॉम द कंपनी फॉर लॉस बाय फायर। कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूं ऐसे मल्टीपल केसेस में जो है नियरेस्ट कॉज को ही देखा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको सातों प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, फेमस क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आंसर का नाम म्यूजिक, आंसर का नाम म्यूजिक, आंसर का नाम म्यूजिक। आंसर समझ में आया तो जरूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक। प्यार चैनल पर बरकरार रखना आपके लिए। हम लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों यहां पर 7 पॉइंट का एक और इंपॉर्टेंट आंसर हमने कंप्लीट किया। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। यहां ओसीएम का चैप्टर नंबर 4 हम पूरा कवर करने वाले हैं आईएमपी क्वेश्चंस, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।